राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए लंबे कद और छुरेरे जिस्म के नौजवान ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। हेयर बोल रहा हूँ, नौजवान ने करख्त लहजे में कहा। फॉल्डर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो हेयर बेइख्तियार चौंक पड़ा। कैसे, पूरी तफसील बताओ, हेयर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एक औरत और 4 मर्द स्पेशल फ्लाइट से आने के बाद किसी टैक्सी में बैठने की बजाय ब्रॉडले जाने वाली बस में सवार हुए और फिर उन्हें ब्रॉडले में पैदल चलते और स्कॉट शॉपिंग मार्केट में घुसते हुए देखा गया है। इसके बाद वो गायब हो गए हैं, फोल्डर ने जवाब देते हुए कहा। ब्रॉडले वो वहाँ क्यों चले गए हैं, पूरी तफसील, हेल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, आपको मालूम है कि हमने सबसे पहले टैक्सी ड्राइवरों को चेक किया, लेकिन वहां से उनके मुतालिक कुछ मालूम न हुआ। मोरस आम होटल और प्राइवेट रहायशगाहें भी चेक कर ली गईं, लेकिन इन लोगों का कहीं भी पता न चला। पूरे मोरस में इस हुलिये का कोई आदमी कहीं नजर न आया तो मैंने मोरस से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट चेक कराना शुरू कर दिया और फिर एक आदमी से ये मालूमात मिल गई कि इन हुलियों के हामिल एक औरत और 4 मर्द ब्रॉडले जाने वाली बस में सवार होते उसने देखे थे। उस बस का पता चलाया गया तो उसके ड्राइवर ने इनमें से एक के हुलिये के मुतालिक बता दिया। उसने उसे पूछा था और इसलिए उसके जहन में ये बात आई थी कि ब्रॉडले पहुंचकर ही बस रुकी। सारे मुसाफिर उठ खड़े हुए और उसने इस मर्द को एक औरत को इशारा करते देखा था। फिर उसने इन चारों को एक दूसरे के आगे पीछे जाते देखा। हालांकि सफ़र के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी बने रहे थे, लेकिन बस से बाहर निकलकर उन्होंने इस तरह एक दूसरे से बात की जैसे वो एक ही ग्रुप के आदमी हों। और बॉस, वो ड्राइवर खाना खाने एक होटल में गया तो उसने फुटपाथ पर इन चारों को इकट्ठे चलते देखा। ब्रॉडले में मेरे आदमी मौजूद हैं। उनको जब ये हुलिये नोट कराए गए तो अब इत्तला मिली है कि इन हुलियों के आदमियों को स्कॉट शॉपिंग मार्केट में भी देखा गया था, फोल्डर ने तफसील बताते हुए कहा। है, इसका मतलब है कि ये लोग मोरस एयरपोर्ट से निकलकर ब्रॉडले पहुंच गए, इसलिए यहाँ उनका अता पता मालूम ना हो सका था। लेकिन ब्रॉडले भी तो बड़ा कस्बा है, वहाँ भी तो उन्हें तलाश करना होगा। अब न जाने ये उस मार्केट से निकलकर कहाँ गए, और हाँ, ये भी मालूम करो कि वो उस मार्केट में क्यों गए थे। वो मार्केट तो शहर से जरा हटकर है, क्या वहां जाने में उनका कोई खास मकसद था, हेल ने कहा। बॉस, मैंने उस पर सोचा है, हो सकता है मेरे जहन में जो बात आई है वो गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग वहां स्कॉट से मिलने गए हों। आप जानते तो हैं कि स्कॉट की एक बाकायदा तंजीम मौजूद है जो मंशियात के खिलाफ काम करती है और खासी ताकतवर तंजीम है। और फिर स्कॉट के मुतालिक मैंने सुना हुआ है कि उसके वालिद के पाकिस्तान के बड़े लार्डों से खासे ताल्लुकात रहे हैं। वो मशहूर शिकारी था, पाकिस्तान जाता रहता था, फोल्डर ने जवाब दिया तो हेल बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो सकता है, वो यकीनन उस स्कॉट के पास ही गए होंगे, क्या तुम उसे चेक कर सकते हो, हेल ने कहा। बॉस, उसके लिए उस स्कॉट पर हाथ डालना पड़ेगा। आप जानते तो हैं कि, फोल्डर ने फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, कहाँ से बोल रहे हो तुम, हेल ने कहा। रिचमंड क्लब से, फोल्डर ने जवाब देते हुए कहा। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, हेयर ने कहा और हाथ मारकर रिसीवर क्रेडल दबाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। बॉस,
जॉनसन बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। हेयर बोल रहा हूँ जॉनसन, तुम ब्रैडले के सकाट को जानते हो? हेयर ने पूछा। यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हमारे मशकूक आदमी सकाट के पास ब्रैडले पहुंचे हैं और फिर गायब हो गए हैं, और तुम्हें मालूम है कि चीफ ने उनके बारे में क्या अहकामात दे रखी हैं। इसलिए हमें सकाट को टटोलना होगा, और ये जानते हो कि सकाट की ब्रैडले में क्या हैसियत है, इसलिए ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, हेल्ड ने कहा। ओह बॉस, उसके लिए हमें खसूसी इक़दामात करने होंगे। अलबत्ता सकाट हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। वो ऐसा आदमी है कि माफिया भी उससे डरती है। मेरा ख्याल है कि हम मेकअप करके ब्रैडले जाएं। मैं सकाट की रहायशगाह के बारे में जानता हूँ। उसकी खुफिया निगरानी करें और फिर जैसे ही सकाट वहां पहुंचे हम अंदर दाखिल हो जाएं। जहां तक सकाट की ज़बान खोलने का ताल्लुक है, उसका एक ही तरीका है कि उसके सामने उसकी बीवी पर तशद्दुद किया जाए। सकाट अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए वो यकीनन ज़बान खोल देगा। उसके बाद हम खामोशी से उसे और उसकी बीवी रोत को ख़त्म करके वापस आ जाएं, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेकअप करके और अपने दूसरे दो साथियों को लेकर फौरन रिचमंड क्लब पहुंचो। फोल्डर वहां मौजूद है। मैं भी मेकअप करके वहां पहुंच रहा हूं। फोल्डर रास्ते में मास्क मेकअप कर लेगा और फिर हम इकट्ठे ही कार में ब्रैडले रवाना हो जाएंगे, हेयर ने कहा। यस बॉस, मैं आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा, जॉनसन ने कहा, और हेयर ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर कुर्सी से उठकर वो तेज कदम उठाता मुल्का कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मेकअप का सामान मौजूद था। फिर 15 मिनट बाद जब वो उस कमरे से निकला तो ना सिर्फ उसका चेहरा यकसर बदल चुका था बल्कि उसका लिबास भी तब्दील कर दिया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार अपने खुफिया होटल की हदूद से निकलकर रिचमंड क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। रिचमंड क्लब के कंपाउंड गेट से जरा आगे करके उसने कार रोकी। फिर नीचे उतरकर उसने मखसूस अंदाज में अपने सर पर हाथ फेरा। ये इशारा फोल्डर के लिए था ताकि वो समझ जाए कि वो हेरल्ड ही है। वाकई चंद लम्हों बाद एक सतून की ओर से एक आदमी निकलकर तेज कदम उठाता कार की तरफ आता दिखाई दिया। ये फोल्डर था, दरमियाने और ठोस जिस्म का मालिक। वो तेज कदम उठाता चला आ रहा था। आप मेकअप में हैं बॉस, फोल्डर ने करीब आकर कहा। हाँ, जॉनसन अपने दो साथियों के साथ आ रहा है। हमने सकाट को पकड़ना है, हेल्ड ने कहा, और फोल्डर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद स्याह रंग की एक कार उनके करीब आकर रुक गई। उसमें से 3 लंबे तड़ंगे आदमी बाहर आ गए। फोल्डर और आपकी कार देखकर हम यहाँ आए हैं, एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जॉनसन था। हाँ, इसीलिए मैं फोल्डर को साथ लिए खड़ा था, मेरी शायद पहचान ली जाए। क्या? मेरी कार शायद पहचान ली जाए, इसलिए हम सब तुम्हारी कार में चलेंगे। मैं अपनी कार वापस ले जाने का कह दूं, एल्ड ने कहा, और तेज कदम उठाता एक तरफ मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। आओ फोल्डर, बैठो, जॉनसन ने फोल्डर से कहा, और फोल्डर सर हिलाता हुआ कार की अगली सीट पर बैठ गया। जॉनसन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि उसके दोनों साथी फोल्डर के साथ ही अगली सीट पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद हेल्ड आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया और जॉनसन ने कार आगे बढ़ा दी। फोल्डर के लिए मास्क मेकअप ले आए हो? हेल्ड ने जॉनसन से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, डैशबोर्ड में बॉक्स मौजूद है, जॉनसन ने कहा, और हेल्ड ने डैशबोर्ड खोला और उसमें से मास्क मेकअप बॉक्स निकालकर उसने अगली सीट पर मौजूद फोल्डर को देते हुए उसे मेकअप करने की हदायत कर दी, और फोल्डर मेकअप करने में मसरूफ हो गया। हमें पहले मालूम करना होगा कि सकाट किस वक्त घर आता है, हेल्ड ने जॉनसन से कहा। बॉस, मैंने एक और बात सोची है। अगर हम जाते ही उसकी बीवी को काबू में कर लें तो फिर उससे फोन कराकर सकाट को फौरी तौर पर घर बुला सकते हैं, वरना हो सकता है कि हमें तवील इंतजार करना पड़े।
اور اس صورت میں ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں، جانسن نے کہا اور ہیرلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد ان کی کار براڈلے میں داخل ہو گئی۔ تم سکاٹ کی رہائش گاہ کے بارے میں جانتے ہو؟ ہیرلڈ نے جانسن سے پوچھا۔ یس باس، جانسن نے جواب دیا۔ اس کی رہائش گاہ پر پیرا وغیرہ تو ہوگا ہی، ہیرلڈ نے کہا۔ اوہ نہیں باس، وہ سیدھے سادھے انداز میں رہتا ہے۔ اس کے ہاں چند ملازم ہوں گے، اس کی بیوی بھی گھریلو عورت ہے، اس کے بچے ہیں لیکن وہ ناراک میں پڑھتے ہیں۔ سکاٹ میرا ذاتی دوست ہے، اس لیے میں اکثر اس کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں، جانسن نے جواب دیا اور ہیرلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک کالونی میں داخل ہو گئی۔ کالونی بڑی بڑی کوٹھیوں پر مشتمل تھی۔ جانسن نے کار ایک بڑی اور شاندار کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے لے جا کر روک دی۔ گیٹ پر اڈے ساتھ نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ آپ کار کے اندر ہی رہیں، میں بات کرتا ہوں، جانسن کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کال بیل کی بٹن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور پھر 1 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ اس کے جسم پر باقاعدہ یونیفارم تھی۔ مسٹر سکاٹ سے ملنا ہے، جانسن نے آنے والے سے کہا۔ وہ دفتر میں ہوں گے، یہاں تو رات گئے آتے ہیں، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بیگم تو ہوگی، جانسن نے کہا۔ ہاں وہ تو ہیں، مگر، ملازم نے قدرے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں جا کر کہو کہ ناراک سے جانسن آیا ہے، جاؤ، جانسن نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا واپس مڑا ہی تھا کہ جانسن تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور پھر اندر سے ملازم کی چیخ سنائی دی، لیکن جانسن باہر نہ آیا تھا۔ ہیرلڈ سمجھ گیا کہ وہ اندر باقی ملازموں کو کور کرنے گیا ہوگا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد پھاٹک کھل گیا اور جانسن کی شکل نظر آئی۔ باس، میں نے ملازموں کو آف اور سکاٹ کی بیوی کو بے ہوش کر دیا ہے، وہ برآمدے میں ہی آ گئی تھی، جانسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے کار تیزی سے اندر بڑھا دی۔ پھاٹک کے اندر کار لے جا کر اس نے روکی تو اس کا ایک آدمی عقبی سیٹ سے نیچے اترا اور تیزی سے کھلے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جانسن کار پورچ کی طرف لے گیا، جہاں پہلے سے ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ جانسن نے کار روکی تو ہیرلڈ اور باقی ساتھی تیزی سے نیچے اتر آئے۔ برآمدے میں ایک سمارٹ سی عورت ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ روتھ ہے، سکاٹ کی بیوی، جانسن نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھا کر اندر لے چلو اور فولڈر تم کہیں سے رسی ڈھونڈو، جبکہ باقی افراد ادھر ادھر چھپ جائیں گے تاکہ اگر کوئی یہاں تک آ جائے تو اسے کور کیا جا سکے۔ ہیرلڈ نے سب کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور جانسن نے آگے بڑھ کر برآمدے میں بے ہوش پڑی روتھ کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے عمارت کی بیرونی طرف کو بڑھ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں اس نے صوفے پہ روتھ کو لٹا دیا۔ ملازم کہاں ہیں؟ ہیرلڈ نے پوچھا۔ ایک تو وہیں گیٹ کے پاس ہی پڑا ہوا ہے، جبکہ 2 باورچی خانے میں پڑے ہوئے ہیں، بس 3 ہی تھے، جانسن نے کہا۔ انہیں اٹھا کر کسی اور کمرے میں ڈال دو، ہیرلڈ نے کہا، اور جانسن سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی لمحے فولڈر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر باندھ دو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ہیرلڈ نے فولڈر سے مخاطب ہو کر کہا، اور چند لمحوں بعد روتھ ایک کرسی پر رسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، لیکن اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسی لمحے جانسن بھی واپس آ گیا۔
इसे होश में ले आओ, हेल्ड ने कहा तो जॉनसन आगे बढ़ा और उसने रोथ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और चेहरे पर थप्पड़ रोथ चीखती हुई होश में आ गई और जॉनसन पीछे हट गया। कुक कुक, कौन हो तुम, कौन हो तुम? रोथ ने हैरत और खौफ के मिले जुले लहजे में चीखते हुए कहा। मिसेस स्कॉट, हम जानते हैं कि तुम एक आम सी घरेलू औरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी हड्डियां हमारे हाथों तोड़वाओ और बाकी सारी उम्र जमीन पर घिसटते हुए गुजारो। हमें तुम्हारे शोहर स्कॉट से सिर्फ चंद मालूमात चाहिए, इसलिए तुम स्कॉट को फोन करो और उसे फौरी तौर पर घर आने पर मजबूर करो। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुमने उसे कोई इशारा करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी जिंदगी का चिराग एक लम्हे में गुल हो जाएगा। हेल्ड ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जेब से रिवॉल्वर भी निकालकर हाथ में ले लिया। ओह 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 ओह, प्लीज मेरे शोहर को मत मारो, तुम उसे मार दोगे, रोथ ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि हेल्ड कोई जवाब देता, अचानक साथ ही मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इसके मुंह पर हाथ रखो, मैं देखता हूं शायद स्कॉट का ही फोन हो, हेल्ड ने कहा। ओह बॉस, मैं सुनता हूं, वो मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं उसे बुला लूंगा, जॉनसन ने कहा और तेजी से फोन की तरफ बढ़ गया, जबकि फोल्डर ने जल्दी से आगे बढ़कर रोथ के मुंह पर हाथ रख दिया। जॉनसन ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से स्कॉट की आवाज सुनाई दी और जॉनसन के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि वो स्कॉट की आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। जॉनसन बोल रहा हूं स्कॉट, मैं तुम्हारे दफ्तर फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। मैं अभी मोरस से यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारी कोठी में अजीब हालात हैं। रोथ और तीनों मुलाजिम बेहोश पड़े हुए हैं, जॉनसन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ से हलक के बल चीखते हुए कहा गया। मैं दुरुस्त कह रहा हूं स्कॉट, मैं एक जरूरी काम से ब्रॉडले आया था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। मुझे मालूम है कि तुम दफ्तर में कारोबार में मसरूफ रहते हो, इसलिए मैं घर आ गया ताकि रोथ से गपशप लगाऊंगा और रात तुम्हारे यहाँ गुजार कर सुबह वापस चला जाऊं। लेकिन जब मैंने कार फाटक पर रोकी और फिर कॉल बेल बजाई तो कोई भी फाटक पर ना आया। बार बार कॉल बेल बजाने के बाद भी जब कोई जवाब न मिला तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने साइड फाटक को धकेला तो वो अंदर से बंद न था। मैं अंदर आया तो मुलाजिम गायब थे। मैंने कोठी को चेक किया तो तीनों मुलाजिम एक कमरे में बेहोश पड़े हुए थे और रोथ भी सिटिंग रूम के सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन लगता है उसे किसी गैस से बेहोश किया गया है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे दफ्तर फोन करूं कि तुम्हारी कॉल आ गई। जॉनसन ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रुको, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जॉनसन ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब वो उड़ता हुआ आएगा, जॉनसन ने रिसीवर रखकर हेड की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम मास्क मेकअप उतारकर बाहर गेट पर चले जाओ ताकि उसे फौरी तौर पर काबू में किया जा सके। और फोल्डर, तुम रोथ को बेहोश कर दो, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई है, हेल्ड ने कहा। और दूसरे लम्हे कमरा रोथ की चीख से गूंज उठा। फोल्डर ने बर्क रफ्तारी से उसकी कनपट्टी पर भरपूर मुक्का जड़ दिया था और रोथ की गर्दन ढल गई। उसके हल्क से बस एक ही चीख निकल सकी थी। जॉनसन इस दौरान बाहर जा चुका था
आओ हम भी बाहर ही रुकें, हेल्ड ने फोल्डर से कहा और फिर मुड़कर वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।